हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? गुड मॉर्निंग। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे फ्लूइड्स। आज का क्या टॉपिक होगा? फ्लूइड्स। तो चलिए देखते हैं फ्लूइड्स क्या होता है और इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे आज। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड हमारे चैप्टर का नाम है, जिसमें हम कवर करेंगे इंट्रोडक्शन, प्रेशर के अंदर ही हम पास्कल लॉ भी पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? पास्कल लॉ। साथ में कुछ एप्लीकेशंस भी देखेंगे। स्ट्रीमलाइन फ्लो, बर्नौलीज प्रिंसिपल, विस्कोसिटी, रेनॉल्ड्स नंबर एंड सरफेस टेंशन। जैसे कि चैप्टर बहुत लेंथी है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है, तो इसको हम पार्ट्स में करेंगे। आज के लेक्चर में हम सिर्फ इंट्रोडक्शन, प्रेशर एंड पास्कल लॉ देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का चैप्टर, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड। इंट्रोडक्शन किस चीज़ का? फ्लूइड का। पहले फ्लूइड्स को समझ लेते हैं क्या होता है फ्लूइड्स। हमने जो पढ़ा था वो तो पढ़ा था कि मैटर कैसा होता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो फिर ये फ्लूइड्स कहाँ से आया? एक्चुअली द सब्सटेंस विच हैव प्रॉपर्टी टू फ्लो, जिनके अंदर फ्लो करने की प्रॉपर्टी हो, उनको हम किस कैटेगरी में रखते हैं? फ्लूइड्स की। वो फ्लूइड्स की कैटेगरी में आते हैं। तो लिक्विड एंड गैस दोनों में ही फ्लो करने की प्रॉपर्टी होती है। सॉलिड में भी होती है, बहुत स्लो होती है, बट अभी के लिए जो हमें प्रॉपर्टीज पढ़नी है उसके लिए हम लिक्विड एंड गैस को फ्लूइड्स के अंदर ले लेते हैं। तो फ्लूइड्स क्या क्या है हमारे पास यहाँ पे? लिक्विड एंड गैस। लिक्विड एंड गैस या फिर कहें फ्लूइड्स और सॉलिड में बेसिक डिफरेंस क्या है, पर तीनों के डिफरेंस देख लेते हैं। सिंपल तीनों की प्रॉपर्टी देख लेते हैं। मेन प्रॉपर्टी क्या होती है? अगर हम बात करें शेप की, तो सॉलिड के पास क्या है? फिक्स शेप, फिक्स्ड शेप। इसके पास फिक्स शेप नहीं है। अगर हम बात करें वॉल्यूम की, सॉलिड की क्या होती है? फिक्स होती है। सॉलिड की वॉल्यूम फिक्स होती है, हमें पता है। लिक्विड की भी वॉल्यूम फिक्स होती है, बट गैस की वॉल्यूम फिक्स नहीं होती है। तो जो एक मेन प्रॉपर्टी है जो फ्लूइड्स और सॉलिड में डिफरेंस है, वो क्या है? शेप की। सॉलिड की शेप फिक्स है और लिक्विड और गैस की शेप फिक्स नहीं है। उनको जैसे भी वेसल में डालेंगे वो वैसी ही शेप ले लेंगे। ठीक है। तो अब कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं फ्लूइड से रिलेटेड, और ये देखते हैं कि फ्लूइड्स हमारे कैसे काम आएंगे। अलग अलग एप्लीकेशंस में हम इनकी प्रॉपर्टीज को यूज करके कैसे इनसे अपने काम निकलवा सकते हैं। पहले हम थोड़ा सा प्रेशर को जान लेते हैं, क्योंकि इसमें फ्लूइड्स में प्रेशर की बहुत ज़रूरत पड़ेगी और इसकी सारी एप्लीकेशन प्रेशर से ही रिलेटेड है। तो पहले प्रेशर को जान लेते हैं। प्रेशर होता क्या है? मैकेनिक्स में जो सबसे ज़्यादा हमने पढ़ा है वो क्या है? फोर्स। फोर्स को हम समझते हैं। फोर्स का क्या मतलब है कि कोई भी एक ऑब्जेक्ट है कैसी भी शेप का, और हमने उसको पुल या पुश किया, तो उस इफेक्ट को फोर्स बोलते हैं, पुल या पुश करने के। लेकिन अब बात ये है, जैसे ये एक ऑब्जेक्ट है, ये इसका फ्रंट व्यू है, ठीक है, ये इसका फ्रंट व्यू है, और इसको हमने यहाँ पे फोर्स लगाया, और इस पूरे पोर्शन पे हमने फोर्स लगाया, ऐसे करके एक एफ फोर्स लगाया। बट अगर हमको इसका इंडिविजुअल पॉइंट पे इफेक्ट देखना हो कि सपोज इस पॉइंट पे कितना इफेक्ट है, यहाँ पे कितनी फोर्स लगी हुई है, या फिर कहें कि फोर्स की डेंसिटी देखनी हो पर यूनिट एरिया, तो कैसे निकालेंगे? सिंपल डेंसिटी कैसे निकालते हैं? फोर्स को पूरे एरिया से डिवाइड कर देंगे। सपोज ये इसका एरिया था ए, तो इससे डिवाइड कर देंगे, तो क्या आ जाएगा? फोर्स पर यूनिट एरिया। यानी कि अगर हमें इस एक यूनिट स्क्वायर एरिया में फोर्स पता करनी हो तो ऐसे निकलेगी। तो इस इफेक्ट को, इस पर्टिकुलर पॉइंट की फोर्स को, यानी कि फोर्स डेंसिटी को क्या बोलते हैं हम? प्रेशर। इसे कैसे डिफाइन करते हैं? प्रेशर से। तो प्रेशर क्या हुआ? P इक्वल्स टू एफ बाई ए। अप्लाइड फोर्स, एक्सटर्नल अप्लाइड फोर्स, ये एक्सटर्नल फोर्स होती है, डिवाइड बाई एरिया। फोर्स की यूनिट क्या हुई इस हिसाब से? प्रेशर की यूनिट क्या हुई? फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन, एरिया की मीटर स्क्वायर, तो यूनिट हुई न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है। अगर यहाँ पे हम डायमेंशंस की भी बात करें तो वो क्या होगा? न्यूटन की डायमेंशन क्या होती है? न्यूटन की डायमेंशन होती है ML-T-2, हम सबको पता है, और मीटर स्क्वायर की क्या होती है? L2। तो डायमेंशन क्या बनेगी? ML-1T-2। तो दिस आर डायमेंशन ऑफ प्रेशर। इसके साथ ही जो एक इंपॉर्टेंट टर्म और है जो बार बार जरूरत पड़ेगी, होती है डेंसिटी। नॉर्मल डेंसिटी बहुत बार पढ़ चुके हैं, बस एक बार रिवाइज कर लेते हैं। डेंसिटी
तो डेंसिटी क्या होती है कि कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, उसका मास है m, वॉल्यूम है v। तो ये तो मास हुआ पूरे ऑब्जेक्ट का। अगर हमें एक पर्टिकुलर जगह का इस वॉल्यूम का, इतनी वॉल्यूम का मास पता करना हो तो कैसे करेंगे? उस पूरे मास को पूरी वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे। तो इस इफेक्टिव मास को, किसी पर्टिकुलर वॉल्यूम के मास को क्या बोलते हैं? डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। इसको रो से डिनोट करते हैं। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास? रो इक्वल्स टू m/v। यूनिट क्या होंगी? फिर से वही kg पर मीटर क्यूब। m की क्या होती है? kg। और डायमेंशन क्या होंगी? m, kg की m होगी और मीटर क्यूब भी L3। तो डायमेंशन क्या बनी? ml-3। तो ये होंगी डायमेंशन। तो दोनों टर्म हमने देख लिया, प्रेशर भी देख लिया और डेंसिटी भी देख लिया। प्रेशर और डेंसिटी हम देख चुके थे। अब हम क्या देखते हैं? हम पढ़ेंगे पास्कल लॉ। एक लॉ है जो पास्कल ने दिया था कि वो क्या बताता है हमको। अकॉर्डिंग टू पास्कल लॉ, अगर हमारे पास सपोज एक कंटेनर है जिसके अंदर लिक्विड है, सपोज हमारे पास एक कंटेनर है, इसके अंदर लिक्विड भरा हुआ है और इसमें एक ऑब्जेक्ट रखी हुई है। ऑब्जेक्ट को थोड़ा समझने के लिए ऐसे ट्रायंगुलर शेप में ले लेते हैं, ट्रायंगुलर शेप में ले लेते हैं, ऐसे ट्रायंगुलर शेप में ले लेते हैं। तो पास्कल लॉ क्या बोलता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट एक लिक्विड में है तो उसकी सभी सरफेस पे लगने वाला प्रेशर जो है वो सेम होगा। यानी कि इसको नेमिंग करें, अगर ए बी सी सपोज इसका नेम है और ये एंगल है थीटा, तो इसका मतलब है इस सरफेस पे लगने वाला प्रेशर, इसको पी सी बोल देते हैं, इन फ्रंट ऑफ सी, तो पी सी, ये पी ए हो गया और ये पी बी बोल देते हैं। तो पास्कल लॉ बोलता है कि जो प्रेशर है किसी भी सरफेस पे लगने वाला प्रेशर, वो पी ए हो चाहे पी बी हो या फिर पी सी हो, वो सारा सेम होगा। ये तीनों प्रेशर सेम होंगे। तो इसको थोड़ा सा मैथमेटिकली देख लेते हैं क्या ये पॉसिबल है। सपोज कोरेस्पोंडेंस टू प्रेशर पी ए पी बी पी सी, देयर इज अ फोर्स एफ ए एफ बी एफ सी। एफ सी यहाँ पे एफ बी फोर्स लगा हुआ है और ये एफ ए फोर्स लगा हुआ है। ठीक है, तो इस डायग्राम को इधर बना लेते हैं ऐसे। ये डायग्राम हो गया, ये एंगल थीटा। यहाँ को लगने वाला फोर्स कितना होगा? यहाँ को लगने वाला फोर्स होगा एफ सी। ठीक है भाई, क्योंकि नेमिंग हमने ऐसे की थी ना, ए बी सी। तो यहाँ को लगने वाला फोर्स होगा एफ बी और यहाँ को लगने वाला फोर्स होगा एफ ए। तो अगर हम इस ट्राइंगल का साइन थीटा लिखते हैं तो वो क्या आएगा? साइन थीटा हमें पता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर क्या हुआ? एफ बी डिवाइड बाई एफ सी। ओके, अगर हम इसका कोस एंगल लिखते हैं तो वो क्या होगा? कोस थीटा इक्वल्स टू, ये हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी कि एफ ए अपॉन एफ सी। गुड। साथ में अगर हम एरिया की भी बात करते हैं तो कोरेस्पोंडेंसली एरिया भी तो ए सी, ए और ए बी होगा ना, इनका सभी सरफेस का ए। तो ऐसे ही अगर हम साइन थीटा एरिया के लिए लिखते हैं तो वो होगा साइन थीटा इक्वल्स टू ए बी अपॉन ए सी और कोस थीटा इक्वल्स टू ए अपॉन ए सी। अगर यहां से हम साइन थीटा से कंपेयर करते हैं तो हमें मिलेगा एफ बी अपॉन एफ सी इक्वल्स टू ए बी अपॉन ए सी। थोड़ा सा अगर इसको रीअरेंज करें तो ये ए बी इधर चला जाएगा, ए सी एफ सी यहाँ पे आ जाएगा, तो ये क्या बनेगा? एफ बी अपॉन ए बी इक्वल्स टू एफ सी अपॉन ए सी। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे हम कोस को कंपेयर करेंगे, कोस थीटा से कोस थीटा को। तो यहाँ पे हमें मिलेगा, इसको डायरेक्ट लिख लेते हैं, यहाँ पे हमको मिलेगा एफ ए अपॉन ए इक्वल्स टू एफ सी अपॉन ए सी। ठीक है, तो इन दोनों से ये भी एफ सी अपॉन ए सी के इक्वल है, ये भी एफ सी अपॉन ए सी के इक्वल है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं एफ ए अपॉन ए इक्वल्स टू एफ बी अपॉन ए बी इक्वल्स टू एफ सी अपॉन ए सी। अब हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था प्रेशर क्या होता है? एक्सटर्नल फोर्स डिवाइड बाई एरिया ऑफ द सरफेस। तो इस हिसाब से यहाँ पे एफ ए अपॉन ए ये क्या बनेगा? पी ए इक्वल्स टू पी बी इक्वल्स टू पी सी। तो यही वो
लो है जो पास्कल ने बताया था कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर किसी लिक्विड में इमर्स्ड है तो उस पे लगने वाले सभी प्रेशर, उसकी किसी भी सरफेस पे लगने वाले सभी प्रेशर इक्वल होंगे। तो ये हुआ पास्कल लॉ। पर इसमें एक ध्यान रखने वाली बात ये भी है कि जो ये हमारे पास कंटेनर में लिक्विड में कोई भी ऑब्जेक्ट थी तो ये हॉरिजेंटली थी, ऐसे इसको समझेंगे। ये फिगर में थोड़ा समझ ना पाया हूँ, मतलब ये वर्टिकली सेम लेवल पे थी, ये ऐसे हॉरिजेंटली लेटी हुई है एक तरह से पानी में, ये ऐसे वाला, ऐसे समझिए। तो हॉरिजेंटली सेम लेवल पे है, ठीक है बच्चों। तो सेम लेवल पे है तभी प्रेशर सभी सरफेस पे सेम होंगे। वर्टिकली इसमें डिफरेंस नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है कि ये एक बीकर है और इसकी एक पॉइंट यहाँ पे हो ऊपर से और एक यहाँ पे हो नीचे। ये एक्चुअली ऐसे है, मतलब हॉरिजेंटली है, हॉरिजेंटल प्लेन में, इस प्लेन में ऐसे, ठीक है। अब देखते हैं वर्टिकली अगर वेरिएशन होगा तो प्रेशर का क्या वेरिएशन होगा। तो नेक्स्ट टॉपिक क्या हुआ, वेरिएशन ऑफ प्रेशर, वेरिएशन ऑफ प्रेशर विद डेप्थ। विद डेप्थ का क्या मतलब हुआ कि वर्टिकली ये सेम लेवल पे नहीं है, विद डेप्थ। तो चलो देख लेते हैं इसको भी। ये एक हमारा पहले की तरह कंटेनर है और इसमें ये हमारा एक सिलेंड्रिकल एक ऑब्जेक्ट है जिसकी हाइट है h, ठीक है, और ये पूरी तरह से लिक्विड के अंदर है। अब यहां पे जो प्रेशर लगा हुआ है, यहां पे जो प्रेशर लगा हुआ है इसको मान लेते हैं P1, और जो नीचे की तरफ प्रेशर लगा हुआ है ये है P2 और इसकी हाइट कितनी है h, और ये इक्विलिब्रियम में है, एट इक्विलिब्रियम में है, यानी कि ये बैलेंस है। तो बैलेंस है तो इसका मतलब क्या हुआ कि अपवर्ड फोर्स प्लस डाउनवर्ड फोर्स, फ्री बॉडी डायग्राम अगर हम इसका बनाए तो कैसा बनेगा, बेसिकली ये सपोज ये है ये, और ये डाउनवर्ड फोर्स है F1 और ये अपवर्ड फोर्स है F2, तो ये दोनों इक्वल हैं, ये फ्री बॉडी डायग्राम हुआ। तो F1 इक्वल्स टू F2, तो F1 यानी कि डाउनवर्ड फोर्स कौन कौन सी हैं, एक तो mg मास ड्यू टू फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी, ये हमेशा डाउनवर्ड्स होती है, प्लस डाउनवर्ड फोर्स कौन सी है, ड्यू टू P1 प्रेशर। तो ड्यू टू P1 प्रेशर क्या होगी, P1 इंटू ए, सब ए दोनों जगह के सेम है, एरिया सेम है, यहाँ पे भी ए है यहाँ पे भी ए है, इक्वल्स टू अपवर्ड फोर्स कौन सी है, P2A। तो इसको हम रीअरेंज करके कैसे लिख सकते हैं, P2 माइनस P1A इक्वल्स टू mg, ठीक है। P2 माइनस P1 इक्वल्स टू क्या होगा, m बाई ए इंटू जी। यहां तक क्लियर है, P2 माइनस P1 इक्वल्स टू m बाई ए इंटू जी। अब अगर हम हाइट से डिवाइड मल्टीप्लाई कर दें, तो क्या होगा, P2 माइनस P1 इक्वल्स टू एम जी एच, ऊपर बनेगा एम जी एच और नीचे बनेगा ए इंटू एच, क्या होता है एरिया इंटू हाइट, करेंगे तो क्या आएगा हमेशा वॉल्यूम, ठीक है। एरिया इंटू हाइट करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, वॉल्यूम। तो इसको क्या लिख देते हैं V। अब m बाई वी हमने पढ़ा था पहले ही, ये क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम क्या होता है, डेंसिटी किसी भी ऑब्जेक्ट की। तो यहां पे किस चीज की डेंसिटी है, m बाई वी क्या हुआ, रो डेंसिटी। तो ये याद रखेंगे, डेंसिटी है यहाँ पे फ्लूइड की, ठीक है। तो अब हमारे पास इक्वेशन क्या बनेगी, P2 माइनस P1 इक्वल्स टू रो जी एच, और इसकी डेंसिटी में भले ही वॉल्यूम इंक्लूड हो बट रो जो है वॉल्यूम से इंडिपेंडेंट होता है, ये इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है, ये किसी भी सब्सटेंस की फिक्स होती है कि कितनी डेंसिटी है। तो ये हमें मिला फाइनली प्रेशर डिफरेंस इक्वल्स टू रो जी एच, यानी कि टॉप पॉइंट और बॉटम पॉइंट के प्रेशर में रो जी एच का डिफरेंस रहेगा। अब अगर हम जो उसका टॉप पॉइंट है, उस सिलेंडर का टॉप पॉइंट है, इसको बिल्कुल सरफेस पे ले आते हैं यहां पे, तो इससे क्या होगा, टॉप पॉइंट को सरफेस पे ले आते हैं बिल्कुल,
तो जो रो वन P1 है वो क्या बन जाएगा, P1 बन जाएगा PA यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और P2 को क्या लिख लेंगे, सिंपल P कि कितना प्रेशर है बॉटम में। तो इक्वेशन क्या बन जाएगी हमारी, ये जब इस इक्वेशन में हम पुट करेंगे तो मिलेगा हमें P माइनस PA इक्वल्स टू रो GH। तो P प्रेशर कितना हुआ, PA प्लस रो GH, यानी कि एट डेप्थ H जो प्रेशर होगा वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस रो GH होगा। इसी को बोलते हैं गेज प्रेशर। क्या बोलते हैं, गेज प्रेशर। ठीक है बच्चों, यहां तक का समझ में आया। तो गेज प्रेशर से हमें पता लगा कि जो प्रेशर है किसी पॉइंट का लिक्विड में वो होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस रो GH। तो यहां से हमें पता लग रहा है कि जो प्रेशर है वो सिर्फ हाइट पे डिपेंड करता है, क्योंकि रो भी एक कांस्टेंट क्वांटिटी है, जी भी कांस्टेंट है और पीए भी कांस्टेंट है, तो ये सिर्फ और सिर्फ हाइट पे डिपेंड करता है। तो अगर कोई हमारे पास ऐसे ट्यूब है, किसी भी तरह की कोई भी ट्यूब हो, तो एरिया और वॉल्यूम से कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ हाइट देखनी है। जैसे कि इस हाइट पे, इस लेवल पे जो प्रेशर यहाँ पे होगा वही प्रेशर यहाँ पे होगा, सिंपल। ठीक है, तो अगर हाइट सेम है या डेप्थ सेम है तो प्रेशर इक्वल होगा। तो इससे हमें ये पता लगता है। तो इसी का हम एक एप्लीकेशन देखते हैं, इससे हमने क्या, इसको अप्लाई करके हमने क्या पाया। तो एक बहुत इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन है, नाम बहुत बार सुना होगा, हाइड्रोलिक मशीन। हाइड्रोलिक मशीन को देखते हैं। हाइड्रोलिक मशीन से बाद में हम हाइड्रोलिक ब्रेक, हाइड्रोलिक लिफ्ट कुछ भी बना सकते हैं। तो हाइड्रोलिक मशीन क्या बोलती है कि सपोज हमारे पास दो पोर्शन है, 2 या 3 या 4, कितने भी पोर्शन हो, कितनी भी ओपनिंग हो। आज सिंप्लिसिटी के लिए एक सिंपल डायग्राम ले लेते हैं। सपोज ये एक हमारे पास डायग्राम है और यहाँ का जो एरिया है वो A1 है और यहाँ का जो एरिया है वो A2 है। ठीक है, और इसमें लिक्विड भरा हुआ है, ये A1 है और ये A2 है। अब यहाँ पे हम फोर्स लगाते हैं, तो उस फोर्स की मैग्नीट्यूड कितनी हुई, F1। तो अब देखते हैं ये हाइड्रोलिक मशीन कैसे किस वे में काम करती है। अगर हमने एक F1 फोर्स लगाया तो फोर्स अप्लाइड कितना हो जाएगा, फोर्स अप्लाइड इक्वल्स टू F1। एरिया कितना है, A यानी कि A1। तो प्रेशर कितना लगेगा, प्रेशर अप्लाइड, कितना प्रेशर अप्लाई किया एक्चुअली हमने, वो होगा F1 बाई A1। ठीक है, अब हमें पता है कि प्रेशर सेम लेवल पे सेम होता है, जो जितना प्रेशर यहां पे होगा P उतना ही यहां पे होगा P, अभी हमने देखा था। तो ये प्रेशर अप्लाइड है जो हमने लगाया। ठीक है, तो यहां पे प्रेशर कितना बना तो वो भी सेम होगा। तो P एट, इसको R पॉइंट लिख लेते हैं, इसको S पॉइंट लिख लेते हैं। P एट S इक्वल्स टू P एट R। ठीक है, P एट S कितना होगा, F फोर्स जनरेटेड, तो P एट कितना होगा, तो P एट S कितना होगा, फोर्स अपॉन एरिया, और फोर्स कौन सी होगी, F2, फोर्स जनरेटेड, कितनी फोर्स यहां जनरेट हुई, यहां कितनी फोर्स जनरेट हुई, F2 डिवाइड बाई एरिया यानी कि A2। तो ये किसके इक्वल होगा, प्रेशर एट R। तो फोर्स अप्लाइड F1 और एरिया A। तो यहां से इस एक्सप्रेशन से हम फोर्स निकाल लेंगे, कितनी आएगी, कितनी एग्जर्ट की जनरेट की हमने फोर्स, F2 इक्वल्स टू F1 और A2 बाई A1। तो अब यहां देखिए कि जितना हमारा एरिया कम होगा, A1 वाला जितना कम होगा, F2 उतना ही ज्यादा होगा, यानी कि ये जितना छोटा होगा फोर्स जनरेटेड उतनी ही ज्यादा होगी। और दूसरी बात, अगर A2 जितना बड़ा होगा F2 उतना ही ज्यादा होगा, यानी कि ये एरिया जितना ज्यादा होगा उतनी ही फोर्स ज्यादा लगेगी। तो इससे हमें ये पता लगता है कि हम इस पॉइंट पे एक बहुत छोटी सी फोर्स लगा के, बहुत कम मैग्नीट्यूड का F1 लगा के बहुत ज्यादा मैग्नीट्यूड का F2 जनरेट कर सकते हैं। अगर कैलकुलेशन के वे से दिखाना हो तो सपोज हमने एक 5 न्यूटन का फोर्स लगाया, यहाँ पे F1 5 न्यूटन का अप्लाई किया और एरिया था इसका सिर्फ 1 मीटर स्क्वायर, और दूसरी साइड का जो एरिया है वो 10 मीटर स्क्वायर है, बहुत बड़ा एरिया है। यानी कि सपोज ये मान लीजिए एक प्लेटफॉर्म है जिस पे हमको कार रख के ऊपर उठानी है, तो हमने सिर्फ 5 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया, तो F2 इधर कितना जनरेट होगा, देखिए F2 जनरेट होगा 5
F1 की जगह 5 लिखेंगे, A2 क्या होगा 10 डिवाइड बाई A1 क्या है 1, तो क्या होगा 50 न्यूटन। ठीक है, तो 5 न्यूटन से हम 50 न्यूटन तक का फोर्स हमने जनरेट कर लिया। तो इस तरह ही हाइड्रोलिक मशीन काम करती है। और इसमें हम जो सिंपली यूज करते हैं वो क्या है कि सेम लेवल पे प्रेशर जो है सेम रहता है। तो आज की वीडियो में यही तक था, आगे की वीडियो में हम शुरू करेंगे स्टेम लाइन। थैंक यू दोस्तों।